हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यूरोफाइटर टाइफून की जो स्टार्ट है वो काफ़ी रफ रही थी। प्रोग्राम में पार्टनर्स को जोड़ने में और उसके बाद साथ में काम करने में काफ़ी परेशानियां आई थी। तो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो एक्चुअली 1971 में हुई थी, यानी कि आज से 50 साल पहले। और इसका जो पहला एक्चुअल प्रोटोटाइप है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1986 में ही कर पाया था। ये ईएपी फाइटर ही था। और यूरोफाइटर टाइफून का जो पहला प्रोटोटाइप था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1994 में करी थी। तो इस एयरक्राफ्ट का जो सर्विस इंडक्शन है वो 2003 में हुआ था। तो अगर आप प्रोग्राम के स्टार्ट से इसके पहले इंडक्शन की टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पर 30 ईयर्स से ज़्यादा का समय है। पर ऐसे टाइमलाइन कैलकुलेट करना फेयर नहीं होगा। बेटर यहाँ पर यह है कि हम ईएपी की फर्स्ट फ्लाइट के बाद से टाइमलाइन को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर ईएपी की फर्स्ट फ्लाइट 1986 में हुई थी और जो सर्विस इंडक्शन है यूरोफाइटर टाइफून का वो हुआ था 2003 में। तो यहाँ पर करीबन 17 ईयर्स का जो समय है वो लगा है और इससे कम ही समय एलसी तेजस को फर्स्ट फ्लाइट के बाद सर्विस इंडक्शन में लगा है। बट अगेन वहाँ भी कंपैरिजन जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम की खुद की परेशानियां होती हैं। यूरोफाइटर टाइफून में भी काफ़ी थी, एलसी तेजस में भी काफ़ी थी, तो कंपैरिजन करना सही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम पास्ट नहीं खगालेंगे, वो पार्ट 1 में हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। आज हम खाली इस एयरक्राफ्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में अच्छा खासा समय लगा है, काफ़ी परेशानियाँ थी, काफ़ी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट निकल कर बाहर आया वो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी कैपेबल था। तो ईएपी के डिज़ाइन से यहाँ पर काफ़ी चेंजेस किए गए। डेल्टा विंग को यहाँ पर चेंज किया गया, कनार्ड्स की लेंथ को चेंज किया गया, एयर इनटेक के डिज़ाइन को चेंज किया गया, जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। और एक ऐसा डिज़ाइन निकल कर सामने आया जो कि काफ़ी ज़्यादा मनूवरेबल था, लाइट वेट था, सर्विस लाइफ ज़्यादा थी और मेंटेनेंस भी जो है वो कंपेरेटिवली आसान थी। तो इस एयरक्राफ्ट में कंपोजिट मटेरियल्स को काफ़ी हाई स्केल में यूज़ किया गया है। अगर आप पूरे एयरफ्रेम की बात करें तो करीबन 82% इसकी पूरी बॉडी में कंपोजिट मटेरियल्स यूज हुए हैं, जिसमें से 70% यहाँ पर कार्बन फाइबर कंपोजिट है और 12% ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट है। तो यहाँ पर आपको मनोवरेबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि डिज़ाइन को अनस्टेबल रखा गया है, या फिर रिलैक्स स्टेबिलिटी जिसे कहा जाता है, नेगेटिव स्टेबिलिटी कहा जाता है, ये डिज़ाइन है। और इसको स्टेबिलिटी जो है वो फ्लाई बाय वायर सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जो कि क्वाड्रप्लेक्स है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अनस्टेबल डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा मनोवरेबल होता है, लेकिन उसको स्टेबल फ्लाई कराने के लिए आपको रेगुलर इनपुट्स देने होते हैं और बिना डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम के ये पॉसिबल नहीं है। तो तेजस भी एक अनस्टेबल डिज़ाइन है और यूरोफाइटर टाइफून भी एक अनस्टेबल डिज़ाइन है। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो ये एक कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन है, जिसमें एक सिंगल रडर जो है वो दिया गया है। बाकी एयर इनटेक की बात करें तो ये स्माइलिंग कॉन्फ़िगरेशन में है और स्प्लिटर प्लेट्स को यूज़ किया गया है इनटेक रैम्प के साथ, जैसा कि SU-27 सीरीज F-15 और F-22 में दिया गया है। तो टोटल जो एयर फ्रेम की लाइफ साइकिल है उसको 6000 आवर्स बताया जाता है। बाकी इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम रखने की कोशिश करी गई है और इम्पोर्टेंट जगह पर रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की कोटिंग या फिर रैम कोटिंग जो है वो करी गई है। बाकी इंजन ब्लेड को एनिमी रडार से बचाने के लिए एस शेप या फिर सर्पेंटाइन शेप में एयर इनटेक को कॉन्फ़िगर किया गया है। बाकी जो हॉट जोन से रडार को रिफ्लेक्ट करने के लिए वहां पर रैम कोटिंग को स्पेशली किया गया है। बाकी जो रडार क्रॉस सेक्शन की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहती, पर अगर आप कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस की माने तो यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो आपको 0.5 मीटर स्क्वायर का मिलता है, जो कि एक्चुअली रफाल के RCS से कम माना जाता है। तो वेपन के साथ रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ता है, पर यहाँ पर उस चीज को भी कैटर करने की कोशिश करी गई है और सेमी रिसिस्ट यानी कि ऐसे हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं फ्यूसेलाज में ताकि मिसाइल्स जो है वो बॉडी में ही ब्लेंड हो जाए और मिसाइल का भी रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो। ये चीज हम KF-21 बोरामे के भी फ्यूसेलाज हार्ड पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो अब बॉडी में ही रहते हैं और बात करते हैं सेंसर्स की। तो जैसे रफाल में सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट जो है वो स्पेक्ट्रा कहलाता है, ऐसे ही यूरोफाइटर टाइफून का जो डिफेंसिव एड सब सिस्टम है इसे प्रेटोरियन कहते हैं। तो प्रेटोरियन का काम होता है जो थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज करना और उनके अगेंस्ट में काउंटर मेजर को डिप्लॉय करना। तो इसमें डिफरेंट सेंसर्स आते हैं जो कि बॉडी में ब्लेंड होते हैं, चाहे रडार वार्निंग रिसीवर्स हो, मिसाइल वार्निंग सिस्टम हो, लेजर वार्निंग रिसीवर्स हो। और फिर थ्रेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए चाफ्स डिप्लॉय किए जाते हैं, फ्लेयर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है, इवन टोड डिकॉयज भी डिप्लॉय किए जाते हैं जो कि एक्टिव मिसाइल्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव साबित होते हैं। तो बॉडी में अगर आप प्रेटोरियन डिफेंसिव एड सब सिस्टम को देखेंगे तो बॉडी में आपको 4 लेजर वार्नर्स मिलेंगे, 3 मिसाइल वार्नर्स मिलेंगे,
बाकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर पॉड जो है वो विंग टिप पे लगता है। टोर डिकॉय भी विंग टिप पे लगता है। फ्लेयर्स की पोजीशन को देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको विंग्स पे फ्लेयर्स डिस्पेंसर मिलेंगे और बाहर की तरफ आपको चाफ डिस्पेंसर विंग्स पे ही मिलेंगे। तो जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, चाहे हम मिसाइल वार्नर्स की बात कर लें, लेजर वार्नर्स की बात कर लें, फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की बात कर लें, इन सब की अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो कंबाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए सेंसर फ्यूजन को यूज किया जाता है, जिसके लिए एक अटैक और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जिसे AIS भी कहा जाता है। तो ये जो अटैक एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है या फिर AIS है, ये अपने सेंसर्स की या फिर एयरक्राफ्ट के सेंसर की तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता ही है, साथ ही साथ अगर किसी दूसरे या तीसरे सेंसर से इन्फॉर्मेशन या फिर सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि अवैक्स या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट से, उसकी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो दूसरे एयरक्राफ्ट से जो कनेक्शन है वो डेटा लिंक के थ्रू होता है, जो कि लिंक 16 डेटा लिंक है, जैसा कि नेटो यूज करती है। बाकी यहाँ पर नेविगेशन के लिए GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है और बेसिक ऑटोमेटिक लैंडिंग असिस्ट वगैरह दिया गया है ILS के थ्रू, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के थ्रू, ताकि खराब वेदर में भी ये एयरक्राफ्ट आराम से लैंड कर सके। बाकी यहाँ पर एनहेंस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम भी दिया गया है, ताकि डेंजरस या फिर खराब टेरेन में भी लो फ्लाई कराने में इस एयरक्राफ्ट को परेशानी ना हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन AIS सिस्टम द्वारा हैंडल करी जाती है और उसको यूज करने की वजह से पायलट का जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो अटैक एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हेल्प करता है यूरोफाइटर टाइफून को करीबन 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को आइडेंटिफाई करने में और 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट की प्रायोरिटी सेट करने में, यानी कि किस टारगेट को पहले डिस्ट्रॉय करना है, और ये सब ऑटो में होता है। बाकी जो AIS सिस्टम है वो एयरक्राफ्ट के खुद के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम रखने में मदद करता है, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ताकि एयरक्राफ्ट का खुद का डिटेक्शन भी कम रहे। बाकी अब आते हैं एयरक्राफ्ट के रडार पे। तो एयरक्राफ्ट में कैप्टर रडार यूज किया जाता है और इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो शुरुआत में कैप्टर M रडार लगाया गया था, जो कि मल्टीमोड पल्स डॉपलर रडार है और ये अभी भी मैक्सिमम यूरोफाइटर टाइफून में मौजूद है। तो ये एक्सपैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और इसकी रेंज जो है वो अराउंड 185 किलोमीटर की बताई जाती है 1 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये रडार मैकेनिकल जरूर है, लेकिन ये बाकी पल्स डॉपलर रडार से डिफरेंट है। तो ये पहला पल्स डॉपलर मल्टीमोड रडार था जिसमें 3 प्रोसेसिंग चैनल दिए गए थे, जिसमें जो तीसरा चैनल है वो खाली जैमिंग के लिए था। तो क्योंकि ये AESA नहीं है इसलिए कैपेबल नहीं है, ये मानना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ऑल्दो बाद में AESA रडार भी इंट्रोड्यूस किया गया और सीजर या फिर कैप्टर AESA रडार जो है वो पिक्चर में आया, जो कि कैप्टर रडार का ही AESA वेरिएंट था। तो यहाँ पर TR मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर वो 1000 के ऊपर ही है। तो यहाँ पर आपको बेटर डिटेक्शन रेंज मिल रही थी, बेटर जैमिंग रेजिस्टेंस मिल रहा था और यहाँ तक कि ये भी क्लेम किया गया कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये रडार जो है वो F-35 को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो 2009 में इस रडार को IOC मिली और 2014 में एक यूरोफाइटर में इस रडार को लगाकर फ्लाई किया गया। 2016 में इसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला और कुवैत जो है वो इसका पहला कस्टमर बना। बाकी जर्मनी ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है और इसी साल से जर्मन टाइफून्स में भी ये रडार जो है वो लगाए जाने थे। तो इस AESA रडार का जो प्रोग्राम है वो अब कैंसिल हो चुका है और यहाँ से करीबन 3 और प्रोग्राम जो है वो निकाले गए हैं और इसको अब ECRS यानी कि यूरोपियन कॉमन रडार सिस्टम का नाम दिया गया है। इसमें ECRS Mark 0 है, ECRS Mark 1 है और ECRS Mark 2 है। ECRS Mark 0 जो है वो सीजर या फिर कैप्टर E रडार ही है, जो कि कुवैत और कतर के यूरोफाइटर टाइफून में लगा हुआ है। उसके बाद जो ECRS Mark 1 है, इस पर काम चल रहा है और ये एडवांस वर्जन होगा कैप्टर E रडार का और इसको लगाया जाएगा जर्मनी और स्पेन के यूरोफाइटर टाइफून में, जो कि ट्रांच 2 और ट्रांच 3A के एयरक्राफ्ट हैं। बाकी ये नए ट्रांच 4 के मॉडल्स में फिट होकर आएगा ही। बाकी बात करें ECRS Mark 2 की, तो ये रॉयल एयरफोर्स का खुद का AESA रडार होगा, जो कि वो अपने यूरोफाइटर टाइफून में चाहते हैं और ये सबसे पावरफुल AESA रडार में से एक होने वाला है। तो इसको लियोनार्डो द्वारा बनाया जा रहा है और ये रॉयल एयरफोर्स के ट्रांच 3 और बाद में ट्रांच 2 के टाइफून्स में लगाए जाएंगे। और अब इटली के ज्वाइन होने के बाद से ये रडार जो है वो इटालियन टाइफून्स में भी फ्यूचर में लगाए जाएंगे। तो जो ECRS Mark 1 है, इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन जो है वो 2023 बताई जा रही है। वहीं पर जो ECRS Mark 2 है, इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन जो है वो 2025 के आसपास की है। परफॉर्मेंस रडार के बाहर आने के बाद ही पता लगेगी। बाकी बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट सेंसर की, तो यहाँ पर IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी दिया गया है, जिसे यूरोफर्स्ट पायरेट कहा जाता है।
पायरेट का यहाँ पर फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड एयरबॉर्न ट्रैक इक्विपमेंट। तो ये टारगेट के इंफ्रारेड सिग्नेचर से उसे डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ ये लैंडिंग एड भी प्रोवाइड कराता है खराब वेदर कंडीशन में और रात में। तो ये इतना कैपेबल सिस्टम है कि ये एक बार में 200 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है डिफरेंट मोड्स में, चाहे मल्टी टारगेट ट्रैक हो चाहे सिंगल टारगेट ट्रैक हो। बाकी ये टारगेट की इन्फॉर्मेशन को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पे सीधे सीधे दिखा सकता है और एनिमी एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट प्लूम्स को देख सकता है और सरफेस की हिट को भी काफी लंबे डिस्टेंस पर आइडेंटिफाई करने में ये सक्षम है। तो यहाँ पर रेंज जो है उसको सीक्रेट बना के रखा गया है, पर अराउंड 75 to 80 किलोमीटर के आसपास की इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो बताई जाती है। बाकी सबसोनिक टारगेट को ये 93 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पर पहचान सकता है तब जब वो आपकी तरफ कमिटेड हो, लेकिन अगर वो आपसे भाग रहा हो यानी कि उसका इंजन एग्जॉस्ट जो है वो इस सेंसर की तरफ हो, तो जो डिटेक्शन रेंज है वो बढ़कर 160 किलोमीटर की हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद इसकी रेंज को और भी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। तो पैसिव ट्रैकिंग के लिए यानी कि एनिमी को अगर ये नहीं बताना है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, ये सेंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। यहाँ तक कि इस सेंसर को यूज करते हुए आप एसरएम जैसी मिसाइल को टारगेट की तरफ गाइड कर सकते हैं। बाकी ये एज एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है। अगर काफी हैवी जैमिंग एनवायरनमेंट हो और रडार काम ना कर रहा हो तो ये सेंसर जरूर काम करेगा और आपको अच्छी खासी रेंज में टारगेट को ट्रैक करने में मदद करेगा। तो अब सेंसर से हटते हैं और आते हैं कॉकपिट पे। तो कॉकपिट जो है वो ग्लास कॉकपिट है और यहाँ पर 3 मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले दिए गए हैं, जिसे मल्टीफंक्शनल हेड डाउन डिस्प्लेस कहा जाता है, यानी कि MHDD। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट सेंसर से आ रही है, AIS से आ रही है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होती है। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट वॉइस इनपुट को भी दिया गया है, यानी कि बोलकर भी ये एयरक्राफ्ट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है और एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो कंट्रोल्स हैं इस एयरक्राफ्ट के वो हुटास कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक। आपको सारे कंट्रोल जो है वो थ्रॉटल और स्टिक पे मिल जाएंगे। बाकी वॉइस कंट्रोल भी यहाँ पर ऐड किया गया है डायरेक्ट वॉइस इनपुट के थ्रू। बाकी यहाँ पर जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है इसे कहा जाता है हेलमेट माउंटेड सिम्बोलॉजी सिस्टम या फिर HMSS। तो जो नए यूरोफाइटर टाइफून है वो यूज करते हैं स्ट्राइकर 2 हेलमेट माउंटेड सिम्बोलॉजी सिस्टम को, जो कि वर्ल्ड के सबसे एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स में से एक है। यहाँ पर आपको 40 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और डे लाइट रीडेबिलिटी की कैपेबिलिटी मिलती है, साथ में कलर डिस्प्ले मिलता है और ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिस्प्लेस है ये आपको डायरेक्टली आंखों के सामने ही दिखा देगा। इवन खराब वेदर में ये टेरेन को शो करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ जो पायरेट IRST सेंसर से डिस्प्ले आ रहा है ये उसे भी डिस्प्ले करने में सक्षम होगा आंखों के सामने। तो अगर आपके पास कोई भी कॉकपिट डिस्प्ले नहीं है तब भी सारी इंफॉर्मेशन आपको हेलमेट में मिल जाती है और ये बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। हेड के इवन छोटे मोटे मूवमेंट्स को भी ये रिकॉग्नाइज करता है और रिएक्ट करता है। बाकी जो एयरक्राफ्ट की मेन कंट्रोल स्टिक है वो सेंटर में है और जो थ्रॉटल है वो लेफ्ट हैंड साइड है। बाकी जो इजेक्शन सीट है वो मार्टिन बेकर की मार्क 16 का ही एक वर्जन है, जिसका एक वर्जन LCA-33 में भी लगा हुआ है। बाकी पायलट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर डिसओरिएंटेशन के दौरान ऑटोमेटिक रिकवरी का भी फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ऑटोमेटिक लो स्पीड रिकवरी भी यहाँ पर दी गई है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा स्लो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो अपने आप ही रिकवर कर लेगा, जो कि काफी डिसेंट सेफ्टी फीचर्स हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन्स की। तो जो इंजन यहाँ पर यूज किए गए हैं ये EJ200 है और ये कैटेगरी में आते हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की, जो कि हमारे LCA-33 Mark II में यूज होने वाले हैं, AMCA में यूज होने वाले हैं और ये इंजन FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज होते हैं। तो EJ200 कंपैरेटिवली लाइटर इंजन है और बेटर पावर टू वेट रेशियो देता है। तो बिना आफ्टर बर्नर के ये इंजन जो है वो 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। बाकी इमरजेंसी के दौरान इसका जो ड्राई थ्रस्ट है उसको 15% बढ़ाकर 69 किलो न्यूटन किया जा सकता है और जो वेट थ्रस्ट है यानी कि आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है इसको 95 किलो न्यूटन किया जा सकता है और अगर इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसके मैक्सिमम थ्रस्ट को 102 किलो न्यूटन भी किया जा सकता है कुछ सेकंड्स के लिए, जो कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो डॉग फाइट्स में क्विक स्पीड रिकवरी के लिए ये काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। बाकी यहाँ पर आपको फेडेक यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जो है वो भी मिल जाता है, जो कि इंजन की परफॉर्मेंस और हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं और इन इंजन की मदद से यूरोफाइटर टाइफून जो है वो सुपर क्रूज कर सकता है। तो ये कॉम्बैट लोड के साथ मैक 1.2 पे सुपर क्रूज कर सकता है और बिना कॉम्बैट लोड के
फेवरेबल वेदर कंडीशन में ये मैक 1.5 तक सुपर क्रूज कर सकता है, जो कि एक्चुअल कॉम्बैट में बहुत ज्यादा यूजफुल है। बाकी इस इंजन के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को भी टेस्ट किया गया है पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बाकी जनरल परफॉर्मेंस की बात करें डॉग फाइट्स के लिए तो आपको यहाँ पर काफी डिसेंट सस्टेन और इंस्टेंटेनियस टर्न रेट मिल जाता है। जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो 30 डिग्रीज पर सेकंड के ऊपर है मैक्सिमम, और जो सस्टेन टर्न रेट है वो 25 डिग्रीज पर सेकंड के ऊपर का है, जो कि एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट के लिए काफी डिसेंट है। अब यहाँ से हम आते हैं एयरक्राफ्ट के वेपन्स पे। तो यहाँ पर जो मेन गन है वो एक 27 मिलीमीटर की गन है, जो कि मौजर BK-27 रिवॉल्वर कैनन है, और टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स इस एयरक्राफ्ट में है, जिसमें से 8 जो है वो अंडर विंग है और 5 जो है वो अंडर फ्यूसलाज हैं, जिसमें से 4 जो है वो सेमी रिसर्च्ड है। तो ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 9000 किलोग्राम का पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है, और एयर टू एयर ऑपरेशंस में ये AIM-120 AMRAAM को फायर कर सकता है C5 से C7 वर्जन्स, जहाँ पर आपको 100 से 150 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। वहीं पर ये MBDA मीटियोर को फायर कर सकता है, जहां पर आपको 200 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिलती है। शॉर्ट रेंज के लिए ये IRIS-T मिसाइल को फायर कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनोवरेबल शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, और ये आपको मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर की रेंज दे देती है। फिर ये शॉर्ट रेंज में AIM-132 SRAM को भी फायर कर सकता है, जो कि मैक्सिमम आपको 50 किलोमीटर की रेंज देती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल मिसाइल है। बाकी यहाँ से AIM-9 साइडविंडर्स को भी फायर किया जा सकता है, जो कि 15 से 20 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। अब आते हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स पे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कैल्प EG या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो फायर करी जा सकती हैं, जो कि रफाल से भी फायर होती हैं, और ये स्टेल्दी क्रूज मिसाइल्स हैं, जो कि 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। बाकी इस एयरक्राफ्ट से ब्रिमस्टोन मिसाइल भी फायर हो सकती हैं, जो कि एंटी आर्मर रोल को परफॉर्म कर सकती हैं, और ये हल्की 50 किलो की मिसाइल्स हैं, और ये मैक्सिमम 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और ये सुपरसोनिक फ्लाई कर सकती हैं। बाकी बात करें अगली मिसाइल की, तो यहाँ पर AGM-88 हार्म, जो कि अमेरिकन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो भी यहाँ से फायर हो सकती है, और अमेरिकन AGM-65 मैवरिक, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, वो भी यहाँ से फायर करी जा सकती हैं। बॉम्ब्स की बात करें तो यहाँ से डिफरेंट लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है वो फायर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद JDAM जो है उसको भी यहाँ से फायर किया जा सकता है, और स्पाइस 250 को भी यहाँ से फायर किया जा सकता है, और ये एक बार में 3 ड्रॉप टैंक्स कैरी कर सकता है। और यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम कॉमेट रेंज मिलती है वो 1400 किलोमीटर की मिलती है, जो कि काफ़ी डिसेंट मानी जाती है। मैक्सिमम सर्विस सेलिंग की बात करें तो वो यहाँ पर आपको 65,000 फीट की या फिर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड की मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। तो इस सीरीज को खत्म करने से पहले कंक्लूजन में हम ये कहना चाहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। डेफिनेटली इसके डेवलपमेंट और अपग्रेड्स को लेकर रोड ब्लॉक्स जो हैं वो आए हैं, और अपग्रेड्स जो हैं वो स्लो रहे हैं, पर कैपेबिलिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, और ये अपनी कैटेगरी में सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट में से एक है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।